वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हूँ। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब पर हूँ। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने निर्देश दिया है कि जनपद में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों के लगातार बढ़ रहे मामलों के दृष्टिगत घोषित कंटेनमेंट जोन में प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों की निरंतर निगरानी की जाए। किसी भी दशा में वह मरीज बाहर घूमते हुए नहीं नजर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव और संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए तत्परता दिखाई जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देश के क्रम में मंडलायुक्त श्री पंत ने मंगलवार को देर शाम अपने कार्यालय के सभागार में कोविड-19 से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि जनपद में मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर जो L3 हॉस्पिटल के रूप में स्थापित है, उसे अपग्रेड कर 300 बेड का किया जाना है। इस संबंध में उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को निर्देश दिया कि जितने डॉक्टर और अन्य स्टाफ जो भी आवश्यकताएं हैं उसका पूरा विवरण तत्काल तैयार कर संबंधित को डिमांड भेज दें। प्रधानाचार्य ने बताया कि 300 बेड के लिए 71 डॉक्टर की आवश्यकता होगी। फिलहाल 31 डॉक्टर उपलब्ध हैं। मंडलायुक्त ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राजकीय मेडिकल कॉलेज में आगामी 25 अगस्त तक टेस्टिंग लैब की भी स्थापना किया जाना है। उन्होंने इसका भी विवरण तत्काल उपलब्ध करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिलाधिकारी राजेश कुमार को निर्देश दिया कि इसकी अपने स्तर से मॉनिटरिंग करें। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को निर्देश किया कि लैब स्थापना हेतु मानक के अनुरूप भवन का चयन तत्काल करने तथा शासन स्तर से जिन मशीनों की आवश्यकता है उसकी सूची भी तैयार कर लें। बैठक को संबोधित करते हुए डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने मंडलीय कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक को निर्देश दिया कि प्रतिदिन आने वाले नए कैदियों को अस्थायी जेल में रखा जाए तथा जिस दिन कैदी आए उसी दिन अपराह्न में उनकी सैंपलिंग भी अनिवार्य रूप से कराई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नए कैदियों के लिए बनाई गई अस्थायी जेल में उन्हें 21 दिन तक अवश्य रखें, तत्पश्चात स्थिति के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाए। डीआईजी श्री दुबे ने नए कैदियों की सैंपलिंग के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि नए कैदियों की जांच हेतु प्रतिदिन अपराह्न समय निर्धारित करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत स्थानीय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बनाए गए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के संचालन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर से बहुचर्चित अष्टधातु की मूर्ति की लूट की घटना का पुलिस ने अनावरण कर दिया है। करोड़ों रुपयों की कीमत वाली इन मूर्तियों की तस्करी कर विदेश भेजने वाले गैंग के 6 अभियुक्तों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। आपको बता दें कि विगत 24-25 मई की रात अज्ञात चोरों द्वारा
पुजारी को बंधक बनाकर लूटी गई इन मूर्तियों को चोरी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कुल 3 टीमें सक्रिय की थीं। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गुर्जरपार पुल के समीप हल्की पुलिस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 अभियुक्तों के साथ एक महिला अभियुक्ता को भी गिरफ्तार किया है, जबकि मुठभेड़ के दौरान 3 अभियुक्त भागने में सफल हो गए। पुलिस कप्तान प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि डीआईजी महोदय ने घटना के अनावरण के लिए 50,000 का इनाम पहले ही घोषित कर रखा था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अष्टधातु की मूर्तियों की बरामदगी करने वाली टीम को डीजी प्रशंसा चिन्ह दिए जाने की भी अनुशंसा की गई है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर सिंह ने बताया कि अभियुक्तगणों से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त अनिल सोनकर ने अभियुक्ता रीता सोनकर को भेजकर यह तस्दीक की कि मूर्तियां अष्टधातु की हैं भी अथवा नहीं। इसके लिए उन्होंने चावल के जरिए टेस्ट किया और अष्टधातु की पुष्टि होने पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उन्हें करोड़ों में बेचने की योजना बनाई। इससे पहले कि वे अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। अब उनके पूरे नेटवर्क पर नज़र रखी जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से राधा कृष्ण, बलराम, राम जानकी की कुल 6 बेशकीमती प्राचीन मूर्तियों के श्रृंगार में प्रयुक्त किए जाने वाले कपड़े व साजो सामान, पैकेजिंग की 2 अदर ट्यूब थैली, 2 तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मूर्तियों की बरामदगी के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश शांत हो गया है। 25 मई की रात में राम जानकी मंदिर में मुबारकपुर कस्बे से थोड़ी दूरी पे मंदिर था, उसमें ये लोग घुस करके और जो पुजारी जी थे उनका हाथ पैर बांध करके ये मूर्ति चुरा ले गए थे। ये बहुत ही सनसनीखेज घटना थी, इसमें लोगों में काफ़ी आक्रोश था। इसको लेकर के डीआईजी साहब ने 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था कि जो भी पुलिसकर्मी टीम इसको बरामद करेगी और वर्कआउट करेगी उसमें 50,000 रुपये का। आज सुबह में 5 के आसपास ये पुलिस को ये जानकारी हुई कि ये गैंग जो है ये मूर्तियां जो है बेचने के फिराक में है, जिसमें राम जी की मूर्ति थी, सीता जी की थी, राधा जी की थी, कृष्ण जी की थी, बलराम जी की थी। ये मूर्तियां जो बताया जा रहा अष्टधातु की हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत है, ये लोग गैंग को बेचने की तलाश में थे। इस पर जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारी टीम उस पर काम कर रही थी। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। जैसे इन लोगों ने पुलिस को देखा, पुलिस पे फायर किया गया और एक क्विड गाड़ी थी, उससे 3 फरार हो गए। इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक लेडी भी है। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि पहले जाकर के मंदिरों में रैकी करते थे, जाकर के देखते थे कि मूर्तियां कैसी हैं और उस पर जाकर के एक लेडी को इन्होंने भेजा कि जाकर के चावल रखो। होता यह है कि जो एंटीक इस तरह की अष्टधातु की मूर्तियां होती है वो चावल खुद ही अट्रैक्ट होकर के मंदिर मूर्ति के पास जाने लगता है। ये इनका टेस्ट होता है या पिन से टेस्ट करते हैं। जैसा देखा आपने, इस बदमाश ने बताया कि हम लोगों ने पिन से भी टेस्ट किया था और चावल से भी टेस्ट किया था कि ये मूर्तियाँ अष्टधातु की हैं नहीं। तो जब ये कन्फर्म हो गया तब इन लोगों ने मूर्ति चोरी की। मूर्ति को मूर्ति चोरी का ये बड़ा गैंग बरामद हुआ। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 और लोग भगे हुए हैं। कुछ और मेंबर की होने की संभावना है। हमारी 2-3 टीमें इस पर लगातार काम कर रही हैं। देर रात तक और भी गिरफ्तारी होने की उम्मीद है। जितनी भी बरामद हो गई हैं, डीआईजी साहब ने इसमें 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। सर, ये जो चोरी करने वाले ये लोग हैं, लेकिन जो खरीदने वाले हैं उनके ऊपर आपकी किस तरह की नजर है? देखिए, जो लोग खरीदने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि ये पूरा नेटवर्क है। ये हमारी टीम उस पर काम कर रही है। आज शाम तक या कल सुबह तक हम उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे, ये पूरा उम्मीद है हमको। सर, ये 15 करोड़ में तय हो गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इन सब मूर्तियों की करोड़ों में कीमत होती है। एग्जैक्टली हमको नहीं पता, ये तो जो पकड़े जाएंगे, लेकिन ये बातचीत के दौरान पता चला कि ये करोड़ों में बेचने की डील कर रहे थे। उसी दौरान हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया। भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के साथ ही साथ कोरोना के असर के चलते राखी बाजार की सूरत जनपद में इस बार पूरी तरह से बदल गई है। दुकानें पहले की अपेक्षा बेहद ही कम सजी हुई हैं। सब्जी मंडी क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में आ जाने के चलते राखी बाजार लगभग न के बराबर ही सजा हुआ है। वहीं चीन से विवाद के चलते जो भी राखी की दुकानें सजी हैं वे भारतीय राखियों का ही परचम बुलंद कर रही हैं।
विक्रेताओं ने बताया कि इस बार चाइनीज राखियां नहीं मंगाई गई हैं। भारतीय राखियों में कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां व मोदी राखी की डिमांड ज़्यादा है। रुपये से लेके 50, 100, 150, 200 तक की बिकती है। बच्चों के लिए टेडी बियर नहीं, चाइना कोई राखी नहीं। तो बच्चों के लिए तो वही टेडी बियर होता है, लाइट वेट की होती है, म्यूजिक होता है। अब इस साल तो बहुत चाइना की वजह से बहुत सिंपल में है। लाइट वेट वाली राखियाँ बहुत नाम मात्र हैं, टेडी बियर ही ज़्यादा हैं। आइए मोदी जी की राखी आइए। बहुत असर है कोरोना का, बहुत ज़्यादा असर है। कम से कम 50% सेल गायब है। बहुत ही लोग नहीं जाएंगे। लोग भाई कोरोना की वजह से कौन अपनी जान जोखिम में देने जाएगा। ये तो भाई उस दिन जो मेन दिन त्यौहार होता है उस दिन भाई लोकल लोग अपने घर से राखियाँ मिठाइयाँ ले करके जाते हैं, लेकिन इस वक्त कोई नहीं जा पाएगा। बहुत बुरा असर है कि वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में बहनें भाइयों को प्राथमिकता के तौर पर गिफ्ट के साथ राखियां ऑनलाइन ही भेज रही हैं। राखी के साथ तिलक का सामान, बुके, मिठाई, चॉकलेट भी ऑनलाइन ही प्रेषित किए जा रहे हैं। तमाम भाई और बहन ऐसे भी हैं जो कंटेनमेंट जोन में हैं, जिसके चलते ऑनलाइन राखी बेहतर विकल्प साबित हो रही है। हम लोग इस त्यौहार का साल भर से इंतजार करते हैं, मगर कोरोना की वजह से काफ़ी दिक्कतें उठाना पड़ रहा है। भाई लोग दूर दूर रह रहे हैं, उनके लिए राखी भेजना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। क्या आप लोगों का त्यौहार फीका जाएगा? शायद फीका ही जाएगा। किस तरह बधाइयाँ दे रही हैं आप? फ़ोन द्वारा दूर से भेजा जा रहा है। बाहर नहीं गए क्या? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोग ये होता था कि मायके से कहीं जाते थे, मायके आते थे राखी बांधने के लिए, तो इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हम लोग राखी बस भेज के ही काम चला रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि इस स्थिति में कहीं आया जाया जा सके, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है घर पे ही रह रहे हैं। राखियों का अवसर त्यौहार मोबाइल, व्हाट्सएप द्वारा ही मनाया जा रहा है तो, लेकिन अब ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है कि व्हाट्सएप और ये इंटरनेट के लिए मतलब ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह से मनाया जाए इसको। भाइयों की कलाई से सुनी रहेगी, नहीं, मेरे ख्याल से तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके तो बधी होनी चाहिए। और जहाँ तक ये बाढ़ और ये कोरोना का कहर है, जहाँ जहाँ पे बाढ़ की स्थिति है वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे मतलब सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, बस कोरोना ही है, वहाँ पे भाइयों की कलाई सुनी नहीं रह सकती। कोरोना का असर है त्यौहार पे? हाँ, कोरोना का असर तो है ही, काफ़ी है, क्योंकि बाज़ार में जितना चहल पहल रहता था वो चहल पहल आज मतलब इस समय नहीं दिख रही है। और राखी के स्टॉल्स जो काफ़ी लगते थे वो इस समय देख रहे हैं कि काफ़ी कम लगे हुए हैं। पहले की तरह रौनक नहीं है मार्केट में, तो असर तो है ही, काफ़ी असर है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश कुमार दुबे जाफरपुरी के नेतृत्व में बुधवार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में महासभा ने उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से हो रही ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याओं पर नाराजगी दर्ज कराते हुए उक्त प्रकरण में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग उठाई। इस दौरान महासभा ने दम भरा कि अगर हत्याओं के मामले की जांच कर न्याय नहीं किया गया तो महासभा पूरे प्रदेश में आंदोलन कर अपने सम्मान के लिए आवाज उठाएगी। डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आम जनता के लिए सकारात्मक कदम उठा रहे हैं, जिसका संगठन स्वागत करता है। वहीं उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से अब तक 170 ब्राह्मणों की एकल एवं सामूहिक रूप से हत्याएं हुई हैं। उन्होंने आजमगढ़ मंडल समेत सूबे के अन्य जिलों का जिक्र करते हुए प्रदेश में हो रही ब्राह्मण हत्याओं से बेहद आहत आक्रोश में है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज अपने सुरक्षा और सम्मान के प्रति बेहद गंभीर है, जिस पर आवश्यक कदम नहीं उठाया गया तो कभी भी ब्राह्मण समाज सरकार के खिलाफ मुखर हो सकती है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सौरव उपाध्याय, जिला अध्यक्ष हरकेश मिश्रा, बलदेव शुक्ला, प्रदेश महामंत्री गगन दुबे, रविंद्र मिश्रा आदि मौजूद रहे।
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ लगातार अन्याय, उनकी हत्याएं हो रही हैं, चाहे लखनऊ रहा हो, चाहे बस्ती रहा हो, आजमगढ़ हो, अभी जौनपुर की घटना हुई है, अभी प्रयागराज में जो घटना हुई, सारी घटनाओं को देखते हुए जिस तरीके से एक विशेष जातिकर ब्राह्मण समाज को टारगेट करने का काम इस योगी सरकार में किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज पूरा आजमगढ़ जनपद का पूरा ब्राह्मण समाज यहाँ एकत्रित होकर के माननीय राष्ट्रपति महोदय को आजमगढ़ जनपद के जिलाधिकारी के द्वारा एक ज्ञापन हम सभी साथियों ने दिया है। और हमारी यह मांग है कि अगर ये अन्याय और लगातार हत्या उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के साथ हो रही है, अगर ये नहीं रुका तो ये ब्राह्मण समाज परशुराम बनने के लिए बाध्य होगा। अगर ब्राह्मण शास्त्र पढ़ा सकता है तो शस्त्र भी चला सकता है, वो अपनी हिफाजत करना जानता है। लेकिन हमारी सरकार से गुजारिश है कि जिस प्रकार से एक विशेष जातिगत लोगों को टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, इसको रोका जाए। और जिस तरीके से अभी आजमगढ़ में गोनापुर में जिस तरीके से ब्राह्मण की हत्या हुई, उसमें भी एक विशेषकर लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। कप्तानगंज के लहर पार में जिस तरीके से ब्राह्मण को मारा पीटा गया, पौनी में जिस तरीके से ब्राह्मण को मारा पीटा गया, समरी में जिस तरीके से ब्राह्मण परिवार को मारा पीटा गया, आपने देखा होगा अभी निजामाबाद में जिस तरीके से बलदेव शुक्ला के परिवार को जिस तरीके मारा पीटा गया, ये एक विशेष जात करके अपने जनपद में ही आप देख लीजिए जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उस तरीके से आजमगढ़ जनपद का प्रशासन भी आंख मूंद कर बैठा हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो पूरे आजमगढ़ जनपद का ब्राह्मण समाज आजमगढ़ की सड़कों को जाम करने का काम करेगा। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के लोहरा डडवा गांव निवासी शुभनाथ विश्वकर्मा की 6 वर्षीय लड़के अंश की पानी में डूबने से मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बता दें कि थाना क्षेत्र के लोहरा डडवा गांव निवासी शुभनाथ विश्वकर्मा पुत्र मुन्नीलाल का 6 वर्षीय बेटा कल दिन में करीब 10 बजे खाना खाकर घर के बाहर खेलने चला गया था। घर न पहुंचने पर थोड़ी देर बाद जब पिता उसे ढूंढने निकले तो घर के सामने एक गहरे गड्ढे में पुत्र की लाश देख सन्न रह गया। आनंद फानंद में उसे नज़दीकी 100 सैया संयुक्त जिला चिकित्सालय अतरौलिया लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने अंश को मृत घोषित कर दिया। लड़के की मौत पानी में डूबने के कारण हुई है, किंतु डूबते समय किसी ने उसे नहीं देखा। इस बात से असंतुष्ट अंश के पिता शुभनाथ विश्वकर्मा ने अतरौलिया थाने में तहरीर के माध्यम से मृत की सही जानकारी के लिए शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग किया। सर वो बाहर में हम लोग सोए थे अंदर में, वो बाहर अंदर से खाना खा के निकला और कब झिमझिम बारिश बरस रहा था, कब सड़क के वो गाढ़ा में गिर गया। सब खोजने के बहुत प्रयास किए, नहीं मिला। बाद में सभी लोग जुटे, उसके बाद उसके अंदर से निकाला गया। गाढ़ा में गिर गया था। कब अब आपको जानकारी हुई कि आपका बेटा गाढ़ा में गिरा? समय तो नहीं देखे हम, तुरंत ही जब देखे कि हमारा बच्चा नहीं मिला तो हम इधर से दौड़ने लगे। तो उसके बाद क्या, जब आपको गाढ़ा में से निकालने गए तो डॉक्टर के पास लेके आया कि पुलिस को सूचना दी? डॉक्टर के पास। कहाँ ले गए बताओ? रेवड़ी में लेके गए थे। कहाँ पे? घनश्याम के। घनश्याम के यहाँ। वहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया है? नहीं, वो बोले अभी इसमें सांस है जी। तो इधर लेके सरोज किया ना है, सरोज बोले ले जाओ यहाँ से, फिर विश्वकर्मा ले जाओ। विश्वकर्मा के पास गए, वो भी बोला कि ले गए, तो फिलहाल में लेके चला आया।